Ready? नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। तो आज हम लोग ना डिस्कस करेंगे कि केस टेकिंग क्यों करना चाहिए, इसका क्या महत्व रहता है, और रिकॉर्ड जो है हमारे सब रिकॉर्ड कीपिंग का क्या क्लिनिकल प्रैक्टिस में महत्व रहता है। मैं सभी लोगों को अनम्यूट करता हूँ। ये केवल ऐसा नहीं है कि केवल मैं बोलूंगा और सब लोग सुनेंगे, इसमें चर्चा होनी चाहिए। तो मैं एक एक करके सभी को बुलाता हूँ। आप लोग थोड़ा बताइए। अनुरिता मैम, आप इसका इम्पोर्टेंस बताइए कि केस टेकिंग का और रिकॉर्ड कीपिंग का क्या महत्व है। अनुरिता मैम, अगर आप सुन रही है तो बताइए कृपया। नमस्ते सभी को और सबको एक्चुअली केस टेकिंग सर आज के दौर का सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि आप उसको डॉक्यूमेंट करके जो भी केस टेकिंग करते हैं, सबसे पहला चीज़ तो आपको हर एंगल से, हर दोष धातु संप्राप्ति के हेतु से आपको सारे फैक्टर्स आपके प्रिंट होके आप उसका अनुमान लगा सकते हैं, तो आपकी ट्रीटमेंट सटीक होती है। आप आवाज बहुत धीमी आ रही है, मुझे ही लग रहा है। थोड़ा जोर से बोलिए अनुरिता मैम। हाँ, आप इसको एज अ आपके पास में रिकॉर्ड रहता है, और आप जब डॉक्यूमेंट करते हो तो आपसे पूरी अष्टवी दशवी आवाज नहीं आ रही है। बहुत ही स्लो बोल रही हैं आज अनुरिता मैम। खाना नहीं खाई है क्या? नहीं सर, अभी आ रही है सर? नहीं आ रही है। आप थोड़ा जोर से बोलिए, जोर से। हाँ, जोर ये से बोलिए। डॉक्यूमेंट जो है सर अपने प्रैक्टिस में ट्रीटमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट केस टेकिंग ही होता है, ऐसे मुझे लगता है। पहले तो आपका नाड़ी परीक्षण और आपकी जो भी फाइंडिंग्स है, और दूसरा उसका डॉक्यूमेंटेड प्रिंट जो भी आपका केस पेपर है। लेकिन इसमें जितने भी आप ये करते हो, पॉइंट्स लिखते हो, वो सारे लिखने चाहिए, क्योंकि कभी कभार आपको इसको एज अ विटनेस करके, एज अ प्रेजेंटेशन केस स्टडी करके भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है मैम। थोड़ा जोर से, जब तक नहीं बोलेंगी कि कुछ समझ नहीं आएगा। आपको जोर से बोलना ही पड़ेगा। आप कहीं हॉस्पिटल में है क्या, एडमिटेड है? जो नहीं सर, मैं घर पे अब बोलिए, अब बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से।
ऐसी Yeah. आवाज बोलिए कि पूरा भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक सुनाई दे। सर केस टेकिंग का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस हमारी प्रैक्टिस में ट्रीटमेंट के लिए है सर, क्योंकि हम जब शुरुआत में नए रहते हैं या कोई भी अच्छा प्रैक्टिशनर है, वो जितना अच्छा केस टेकिंग सारी पॉइंट्स अष्टवेद दशवेद हमारी जो भी फाइंडिंग्स है और हमारा जो भी स्रोतस परीक्षण है उसको जितना फाइन एक्यूरेटली करता है उतनी सटीक ट्रीटमेंट जाती है। अगर वो ट्रीटमेंट सटीक जाती है तो उसके बाद में आपके पास में रिजल्ट्स वैसे रहते हैं और इसी केस पेपर को आप एज अ प्रूफ, एज अ रिकॉर्ड, एज अ केस प्रेजेंटेशन मटेरियल, एज अ रिसर्च मटेरियल यूज कर सकते हो। क्योंकि आप देखते होंगे कि आप जैसे जैसे स्टडी करते हैं, आयुष दर्पण की बात कर ले तो आयुष दर्पण की वजह से आपका जितना डायबिटीज कम है पड़ इतने सिंपल सिंपल काढ़े पता चल रहे हैं, कफज में क्या देना है, वो उदक में हमें क्या देना है, शनय में हमें क्या देना है। तो ये सारी चीज की वजह से आपको भी आपका अपडेशन पता चलता है। इसकी वजह से केस टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं तो बोलूंगी प्रैक्टिस का सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट आपको प्रैक्टिकली सीखने से पहले केस टेकिंग आना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट मैं लगता है। और रिकॉर्ड क्यों रखना चाहिए? सर मेरे लिए तो 3 चीजों में काम आता है, क्योंकि बीइंग अ रिसर्चर आप अपने केस पेपर को एज अ एनालिसिस करना है। अगर आपको आपके रिजल्ट्स जो है, जैसे एक महीने में अगर आपके 30 पेशेंट हो गए, 100 पेशेंट हो गए, तो उसमें अगर मुझे जानना है कि वर्षा ऋतु में कितने जनों को विषमाग्नि था या फिर पित्त हेतु होने के बावजूद भी कितने लोगों का एसिडिटी कम हुआ, तो वो सारी चीज के लिए ये डाटा करके भी यूज होता है सर। तो आई एम नॉट गुड इन टू सॉफ्ट दिस थिंग, लेकिन मेरा भी केस पेपर 3 से 4 पन्नों का है। तो मैं अभी तक राउंड अबाउट 7,000 पेशेंट्स मेरे हो चुके हैं। आई हैव डॉक्यूमेंटेड इट, बस उसका सॉफ्ट डाटा नहीं है। बट टुडे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कि आप केस पेपर को बहुत अच्छे से आपने रखना चाहिए। और जिनका भी जैसे अभी कैंसर है, डायबिटीज है, कंसेंट फॉर्म्स है, आप पंचकर्मा के वक्त में कंसेंट्स लेते हैं, डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, स्पेशली इनफर्टिलिटी है, ये सारी चीज में आपका केस पेपर एक मेडिको लीगल डॉक्यूमेंट करके भी यूज होता है। और आजकल तो पॉलिसीज और इसकी वजह से आपको डॉक्यूमेंटेशन रखना ही चाहिए ताकि आपकी तरफ से कोई गलती ना हो। ऐसे जी ठीक है, तो अभी हम लोग ये केस पेपर लेके और फिर चर्चा शुरू करते हैं, ठीक है? क्योंकि आप लोग ना इस पे जितना डिस्कशन करेंगे उतना फायदा होगा। सभी लोग डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। मैं 1 मिनट केस पेपर का यहाँ फॉर्मेट लेके आता हूँ। आप लोग को दिख रहा है आपके स्क्रीन पे एक केस पेपर का एक फॉर्मेट है? कृपया बोलिए, दिख रहा है आप लोगों को कि इसको बड़ा करूं? जी सर, दिखाई दे रहा है। अब दिख रहा है, थोड़ा बड़ा करिए सर, थोड़ा बड़ा कर दो सर। रुकिए मैं करके देता हूँ। अभी दिख रहा है? यस सर। यस सर, दिख रहा है सर। हाँ, तो इसको एक एक करके पढ़िए। मैं इसका ये बताऊंगा, इम्पोर्टेंस बताऊंगा। कौन पढ़ेगा, कौन साथ देगा? चलिए सर, मैं पढ़ता हूँ पहले। आप पढ़िए, फिर मैं उसका इम्पोर्टेंस बताता हूँ और आप लोग भी ऐड करते जाइए। सर रुग्ण परीक्षण प्रपत्र, इसमें सबसे पहले पेशेंट का नाम, आपका क्रमांक और आपका तारीख, एक एक तारीख को करके एक एक करके आया। एक एक करके रुकिए। एक एक नाम जो रहता है उससे हमें ये पता चलता है कि जैसे कि मेरे पास अनुरिता मैडम आ रही हैं, तो हमें रोगी का नाम लिखना और नाम जानना बहुत जरूरी होता है। नाम से हमें उनका ये भी पता चलता है कि कौन सा रिलीजन मानने वाले हैं। अगर जैसे कोई आएगा कि मोहम्मद फारूक करके आए, तो हमें उनका नाम से बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी कि वो नॉनवेज खाते हैं। फिर उसके बाद में हमें बहुत सारी चीजें पता चल, अगर कोई सरनेम से आता है, जैन सरनेम से आता है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, ये इनका खान पान कैसा है। इसी तरह से कोई सरदार जी आएंगे तो उनका खान पान कैसा है। तो नाम का बहुत ज्यादा महत्व रहता है और नाम हमें जरूर उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, बस इसलिए कि हमारा चिकित्सा सफल हो। इस पर्पज से हमें नाम पे ध्यान देना चाहिए। इसके बाद में है क्रमांक, तो वो हमारा नंबर रहता है कि किस मतलब जो ओपीडी का जो केस पेपर है उसका नंबर, और तारीख, किस तारीख को हमारे पास पेशेंट आए हैं। क्योंकि अगर तारीख पता चलेगा तो हमें पता चलेगा कि इस तारीख से ट्रीटमेंट शुरू हुआ है इनका। हाँ, फिर आगे
सर तारीख है, दिनांक। दिनांक, हाँ। उसके बाद पिता, पिता का नाम, पति का नाम। पति का नाम या पिता का नाम, तो अगर कुंवारी लड़की है तो वो पिता का नाम बताएगी, अगर शादीशुदा है तो पति का नाम बताएगी। तो ये भी हमें जानना जरूरी है, हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन में होना चाहिए। या फिर अगर कोई लड़का है तो उसका भी पिता का नाम, पति का नहीं, पत्नी का तो नाम नहीं लिखते हैं, तो पिता का नाम तो हमें लिखना ही पड़ता है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। उसके बाद सर उम्र। हाँ, तो उम्र से हमें पता चलता है कि बाल्यावस्था में या तरुणावस्था में या फिर वृद्धावस्था में। तो उम्र जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ना हम अगर 10 साल बाद भी देखेंगे तो उम्र से वो केस पेपर से पता चलेगा कि उस टाइम पे इनका ये एज था, उस टाइम पे ये प्रॉब्लम थी। बाल्यावस्था में कुछ अलग बीमारियां होती है, तारुण्यावस्था में कुछ अलग बीमारियां होती है, मेंसेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, और वृद्धावस्था में कुछ और प्रॉब्लम होते हैं, मेनोपॉजल बीमारियां होती है। उम्र का इसलिए महत्व है कि केस में हमें बीमारी को समझने के लिए उसका मतलब सिग्निफिकेंस होता है पूरा। फिर आगे सर उसके बाद वजन। हाँ, वजन हमें देखना चाहिए, इसमें हाइट का नहीं लिखा है, हाइट भी देखना चाहिए कि कितना हाइट है, और वजन उसके प्रोपोर्शन में है क्या, अंडरवेट पेशेंट है कि ओवरवेट पेशेंट है, वह जानना बहुत जरूरी होता है। अगर आपके पास वेइंग मशीन नहीं है तो वेइंग मशीन तो सबके पास होना चाहिए, हमें पेशेंट का वेइंग मशीन से वेट जरूर करना चाहिए अपने क्लिनिक। सर उसके बाद व्यवसाय। व्यवसाय ये देखना चाहिए कि गृहिणी है क्या, घर में काम करने वाली है महिला है कि बाहर काम करती हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है क्या, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है अगर, तो वहां पे वेगावरोध जन्य को संप्राप्ति घटित हो रही है क्या, या फिर कोई भी चीज जैसा व्यवसाय होगा। टीचर है तो उनका वर्किंग आवर्स क्या है। उसके बाद में अगर कोई ड्राइवर है, पुरुष व्यक्ति है, वो ड्राइविंग कितना देर तक करता है, बैठे रहने का कितना काम करता है, और उसका हवा का कितना सेवन होता है, रात्रि जागरण हो रहा है क्या। मेरे पास तो इतने सारे कैब ड्राइवर आते हैं जो रात को 2-2 घंटे 3-3 घंटे पे उनको उठना पड़ता है, क्योंकि उनको ड्रॉप करना पड़ता है, तो नींद पूरी नहीं हो पाती है। तो व्यवसाय का बहुत ज्यादा महत्व रहता है संप्राप्ति को होने में, क्योंकि ना व्यवसाय जैसा होता है, अभी लोग नाइट शिफ्ट करते हैं, कोई लोग आर्मी एयरफोर्स नेवी में होते हैं, तो उनको तो सोने जागने का टाइम भी नहीं होता है। व्यवसाय का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। सर उसके बाद जन्म स्थान। जन्म स्थान में हमें पता चलता है कि आनूप देश के हैं क्या, राजस्थान के बॉर्न एंड ब्रॉट अप है क्या, या फिर हिमालय के हैं क्या, या फिर कन्याकुमारी के हैं क्या, साउथ इंडियन है क्या, पंजाबी है क्या। तो मतलब उससे ये पता चलता है कि उनका खान पान कैसा होगा, उनका मतलब किस तरह का। अभी साउथ इंडिया में रहेंगे, वहां जन्म स्थान है, तो वहां पे खट्टे चीजें ज्यादा खाते हैं, इमली की चटनी वगैरह ज्यादा खाते हैं। और नॉर्थ इंडिया में रहेंगे, वहां जन्म हुआ है, तो फिर वहां सरसों का तेल ज्यादा खाते हैं। तो खान पान का पता चलता है। अगर नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं और वहां पे गाय का मांस ज्यादा खाते हैं, मणिपुर वगैरह में, तो जन्म स्थान का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। जी सर। सर इसके बाद है अपना वर्तमान व्याधि व्रत। इस साइड वाले तो पढ़े ही नहीं आप, फोन। उसके बाद सर वजन के साइड में फोन नंबर, फोन नंबर। फोन नंबर सर, ठीक हाँ। सर, फोन नंबर। अगर जैसे रिसर्च कर रहे हैं तो फोन नंबर इसलिए रखना जरूरी है कि हम क्रॉस चेक कर सकते हैं कि सच में ये है कि जब मैं बीएमएस पढ़ रहा था तो हम लोग केस पेपर बनाते थे, तो कॉलेजेस में फेक पेपर बनाते थे। उस टाइम पे फेक पेपर कैसे चलता था, कोई भी नाम ले लो, कोई पढ़ता तो था नहीं, तो मुल्ला उमर, फिर ये सद्दाम हुसैन, ऐसे करके केस पेपर बनाया जाता था। सद्दाम हुसैन को बवासीर हुआ है, सद्दाम हुसैन को भगंदर हुआ है, ऐसा केस पेपर करके फेक पेपर चलता था। तो मतलब फोन नंबर इसलिए कि वो सच में ऑथेंटिक पर्सन है कि नहीं है, और हमारे रिकॉर्ड में भी फोन नंबर रखना बहुत जरूरी होता है हर चीज के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए कि वो पेशेंट ठीक हुआ कि नहीं हुआ, क्रॉस चेक करने के लिए। फिर पिता का या पति का व्यवसाय। अब पिता का व्यवसाय है कि वो अगर कपड़ों का जो फैक्ट्री है उसमें काम कर रहे हैं, तो उनके नाक से कुछ ऐसी चीजें जा रही है, वो जीन्स में जा रही है, या कोई केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट बच्चे पे आता है वो व्यवसाय का। और पति का व्यवसाय है तो पति के साथ कितना कोऑर्डिनेशन है। मतलब अभी क्या है कि गृहिणी लोग रहती हैं, हाउसवाइफ हैं, पति अगर उनको रात को आ रहे हैं तो वो खुद भी नहीं खाएंगी और पति के लिए रुके रहेंगी, तो शुद्धा वेग का धारण करना। तो इसीलिए पिता का और पति का व्यवसाय जानना इसीलिए जरूरी है कि हमें बहुत कुछ संप्राप्ति को समझने में आसानी हो जाती है।
फिर जन्म तारीख एवं समय, जैसे कि अभी अनुरिता मैम का जन्म तारीख और समय मांगा जा रहा था कि बार बार एक्सीडेंट क्यों होता है इनका, बार बार। लेकिन वो कुंडली से नहीं पता चलेगा, मैम केयरलेस है, ये है। लेकिन जन्म तारीख और समय इसलिए कि कौन से ऋतु में जन्म हुआ है, जैसे कि वसंत ऋतु में जन्म हुए तो कफ के विकार होते हैं, शरद ऋतु में जन्म होता है तो पित्त के विकार होते हैं, वर्षा ऋतु में होता है तो वात के विकार होते हैं, और आदान काल में जन्म हुआ है कि विसर्ग काल में जन्म हुआ है। विसर्ग काल में जन्म अगर होता है तो इंसान बलवान होता है, आदान काल में होता है तो थोड़ा कमजोर होता है। इस तरह से हम लोग को देखना पड़ता है। आप लोग भी कुछ बताइए इस पर जो मैं बता रहा हूँ। डॉक्टर मुनीश शर्मा मैम, आकांक्षा मैम, कुछ बोलेंगी आप? कुछ सोच के बताइए कि आप लोग को और कुछ ऐड करना है। मीनल गुप्ता मैम, जो मैं बता रहा हूँ इस पर आप लोग भी कुछ बताइए प्लीज, सब रिकॉर्ड हो रहे जी हैं। सर। जी जी सर, प्रणाम सर। हाँ, सर प्रणाम। जैसे मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, मेरे पास ना स्किन के पेशेंट सबसे ज्यादा आते हैं। तो हाँ मैंने हमेशा ये देखा है, जैसे जो आपने प्रोफेशन का बताया है और ऑक्यूपेशन का बताया है, ये मैंने हमेशा नोट किया है कि जैसे कोई भी या तो एमएनसी में काम करते हैं तो वेगा अवरोध जन्य संप्राप्ति होती है, तो उनको स्किन प्रॉब्लम्स भी ज्यादा होती है, स्टमक डिसऑर्डर्स भी ज्यादा होते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर्स भी ज्यादा होते हैं। इन द सेम वे जैसे किसी किसी फैमिली में क्या है कि फाइनेंशियल कोई इश्यूज नहीं है, बट उन लोगों के वैसे पर्सनल इश्यूज काफी होते हैं कि दे डोंट इंटरेक्ट विद ईच अदर, और या फैमिली टाइम नहीं होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है उनके साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऐसे केसेस में हमारे साथ क्या होता है कि हमें एक जो है माइंड कामिंग एक एजेंट जरूर देना होता है, साथ में कोई ना कोई योगा का या कोई मेडिटेशन टेक्निक साथ में उसको इंट्रोड्यूस करनी होती है, सो दैट की जो मेडिसिन है उसका इफेक्ट भी डबल हो जाता है। तो ये दोनों चीजें मैंने अपने उसमें भी देखी हैं। या कुछ कुछ ऐसी डिजीजेस हैं कि जो सिर्फ स्ट्रेस रिलेटेड ही आ रही हैं, बट उसकी मैनिफेस्टेशन स्किन पे आती है। तो उसमें यह है कि अगर आपने कुछ भी दे दिया है साथ में, आप ऊपर से कुछ भी लगाएं, तो जब तक आप इंटरनल नहीं देंगे तो उसमें कोई रिजल्ट नहीं आता है सर। इस तरीके से है जी जी, सर। ठीक है। और डॉक्टर मीनल गुप्ता मैम, आप लोग भी कुछ बताइए। आकांक्षा मैम कुछ बताइए। सब लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, डिस्कस करेंगे तभी तो बहुत सारा चीज समझ आएगा। प्रणाम सर। आप प्रणाम। आप बताइए ये नाम और वजन इन सब का क्या सिग्निफिकेंस है? सर जैसा कि रोग परीक्षा पत्र आपने दिखाया है सर, इसका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है कि जब हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की तो उसके हिस्ट्री से ही हमें उसका पता चलता है कि कारण क्या है, उसका रोग का कारण जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। आयुर्वेद के अनुसार संप्राप्ति जानना जरूरी है, तभी हम उसको रूट से जड़ से खत्म कर सकते हैं किसी भी डिजीज को। तो सर जब भी हम हिस्ट्री लेते हैं तो ये आहार विहार का भी पूछना कि वो किस तरह का आहार लेता है। अगर उसका किसी तरह से जैसे कि अभी आज ही मेरे पे एक पेशेंट था, तो उनको यूरिन में प्रॉब्लम रहता था, उनका यूरिन का प्रेशर नहीं बन पा रहा है। जब वो मोशन जाते हैं तभी उनको यूरिन हो पाता है, अदरवाइज यूरिन वहां प्रेजेंट रहता है लेकिन वो प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा है, उनकी ब्लैडर की जो नर्व कंडक्शन है वो प्रॉपर नहीं है। फिर उनसे मैंने हिस्ट्री निकाला तो उनको मालूम पड़ा कि वो वेट धारण करने का उनका बहुत लंबे समय का हिस्ट्री था। वो लंबी लंबी यात्राएं करते थे क्योंकि उनका जॉब कहीं और है, आगरा से बाहर, और उनको लंबी यात्रा करके वहां जाना पड़ता था। तो वो वेग को दबा के रखना, यूरिन का वेग आया है या फिर मल का वेग आया, उसको धारण करने की उनकी हैबिट रही है। तो इसके कारण उनकी वात पुष्टि हुई, और वात पुष्टि के कारण उनका अब भी कंडीशन है कि उनकी जो मूत्राशय की नर्व्स है उस पे इफेक्ट आ गया है और वो प्रॉपरली उसको इवैक्यूएट नहीं कर पा रहे हैं। तो सर व्यवसाय का भी अंतर पड़ता है कि उनका क्या व्यवसाय है, फिर टाइम बैठे रहना है उनका, किस कारण से उनको ये चीज डेवलप हुई। क्योंकि जो अदर पैथी वाले हैं वो लोग कारण नहीं ढूंढते, वो सीधे डिजीज देखा उसका उन्होंने क्या क्या काउंटर उन्होंने करना है उसको दवाई दे के खत्म करते हैं। लेकिन आयुर्वेद का सबसे बड़ा ब्यूटी यही है कि हम रोग का कारण निकालते हैं। तो सर हिस्ट्री टेकिंग में जो भी हम चीजें लेते हैं कि क्या व्यवसाय है आपका, उसका भी इफेक्ट पड़ता है। कि बहुत देर के सिटिंग किसी का पोस्चर, मैंने आपको पहले भी कभी डिस्कस किया है कि एक एयरफोर्स के पायलट मेरे पास आए, उनका पीठ का दर्द जो था, कमर का दर्द, वो ठीक होने पे 50% पे रुक गया पंचकर्मा के प्रोसीजर कराने के बाद। लेकिन उनका 50% पेन सिर्फ जलोका लगाने से गया, क्योंकि उनको वात रक्त की संप्राप्ति बन रही थी। उनका बहुत देर पैर लटका के बैठने का काम था, उनका बहुत ज्यादा प्रोटीन डाइट लेने का हिस्ट्री था, तो वो एक वात रक्त की संप्राप्ति वहां पर क्रिएट कर रहा था।
जैसे ही मैंने जलोका अप्लाई किया और वो उनका बैक पेन जो था वो बिल्कुल खत्म हुआ। तो इस तरह से हम सर जब हिस्ट्री लेते हैं कि किस कारण से आपका व्यवसाय क्या है और क्या आपकी डेली हैबिट्स रहती हैं, उससे हम बहुत हद तक अपनी डिजीज को मतलब डायग्नोस करना और उसकी फिर क्योर करने में हेल्प मिलती है सर। जी, बहुत सारे लोगों ने चैट बॉक्स में भी लिखा है। सत्यवान नायक जी ने लिखा है कि सर प्रकृति जानने के लिए भी जन्म तिथि, समय, जन्म मास पूछना पड़ता है। प्रकृति का भी इसमें महत्व रहता है, प्रकृति परीक्षण। और हाँ रवि कुमार सिंह सर बोल रहे हैं कि फॉलोअप के लिए फोन नंबर जरूरी है। जी, बहुत अच्छा बताया आप लोगों ने। आगे बढ़े कि कुछ और बताना चाहते हैं आप लोग? सर जो आज का ये जो सर problem है देश husband काल और बल ये भी देखना पड़ता है। जी, वो तो जन्म स्थान से पता चल जाता है। जी, अनुरिता मैम क्या बोल रही हैं? थोड़ा माइक के पास बोले। आजकल जो जी, हाँ सर आजकल जो लेट मैरिजेस और नॉन अनमैरिड के प्रॉब्लम्स, इसके लिए कोरिलेशन के लिए अब आप डायरेक्टली नहीं पूछ सकते किसी को, लेकिन पेरेंटल हिस्ट्री या हस्बैंड की हिस्ट्री या डाइवोर्स की या एज की हिस्ट्री पता चलती तो उससे हार्मोनल इश्यूज के बारे में भी अभी आप अंदाजा देखिए लगा सकते मेरे पास एक किसी का फोन आया, एक डॉक्टर का, कि सर मेरे हस्बैंड का एज है 47 और मेरा एज है 25 और हमारा अभी शादी हुआ 4 महीने पहले, लेकिन कंसीव नहीं कर पा रहे। तो ये भी हमें हाँ, आपने सही बोला। यस सर, इसीलिए। और दूसरा जो ये मेल और फोन नंबर, इससे पहले हम इसे फॉलो के लिए काम आते थे सर, लेकिन अभी जो है वो बिकॉज डिजिटलाइजेशन और डाटा एंट्री, ये सारी चीज में आप अपने अपडेट करके उसको रेगुलर मैसेज उसके फॉलो पे वगैरह छोड़ सकते हैं, तो उसके लिए भी काम आते हैं। जैसे उसका फॉलो अपडेट है या फिर उसका ओवुलेशन साइकिल का, अगर आपको ओवुलेशन साइकिल का स्टडी कराना है तो उसको एक रिमाइंडर भेजने के लिए भी करते हैं, जिससे पेशेंट को हमारे एक सर्विस का एक एनहांस सर्विस मिलता है, तो उसके लिए मेल एंड फोन नंबर भी काम। जी, बहुत अच्छा बताया आपने। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज पे डिस्कस होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए। केवल कोई नहीं तो मैं आगे बताऊंगा और फिर मैं चले जाऊंगा, तो फिर ऐसे नहीं, बातचीत करना है, हमें डिस्कस करना है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है, इंट्रोडक्शन तो हो गया पेशेंट का। ईमेल आईडी भी आजकल रखना बहुत जरूरी है, कि कभी हमें पेशेंट को कुछ इंफॉर्मेशन देना रहता है या फिर वो हमें बस रिकॉर्ड के लिए ये सब ईमेल रखना बहुत जरूरी होता है। अब आता है वर्तमान व्याधि वृत्त, मतलब अभी पेशेंट क्या समस्या लेके आया है। इसमें सभी मौजूदा छोटी बड़ी शिकायतें, कि उसको पेट दर्द हो रहा है क्या, उसको और क्या क्या तकलीफ हो रहा है। हो सकता है वो 100 बीमारियां बताएं, तो उसमें से फॉल्स सिम्टम्स क्या है और सही सिम्टम्स क्या है, वो जानना बहुत जरूरी होता है। और स्वतंत्र व्याधि क्या है, परतंत्र व्याधि क्या है, ये हमें जानना बहुत जरूरी होता है। इस पर आप लोग कुछ बताइए। आप सब लोग प्रैक्टिशनर है। कंचन मैम आप कुछ बताइए। कंचन मैम जी सर। आप कुछ बताइए, वर्तमान व्याधि वृत्त और ये सब जो आपने किया, आपका मत बताइए, ओपिनियन, एक्सपीरियंस से। मतलब जो प्रेजेंट व्याधि है उस पे ना सर? हाँ, और पहले वाले भी जो हुए व्यवसाय और ये सब पे, इसका क्या सिग्निफिकेंस है केस टेकिंग में? सर बहुत जरूरी होता है सब केस टेकिंग हम जॉब करते हैं। अब वर्तमान व्याधि क्या है उसे तो हम उनको पूछते हैं, वो तो एलोपैथी का डायग्नोसिस लेके आते हैं, पर हमें तो उसका प्रेजेंट डायग्नोसिस जो है हमको ही करना पड़ता है। जैसे कि वो उसकी पूरी बातें बोलने के बाद ही वो हम उसकी डायग्नोस कर पाते हैं। पर उसकी जो प्रेजेंट कंप्लेंट्स होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है कि उससे प्रेजेंट में क्या हो रहा है। और जैसे पास्ट में भी देखे ना सर, तो बाकी पास्ट वाली जो भी हिस्ट्री होती है, बहुत बार ज्वर की हिस्ट्री मिलती है, बहुत बार जैसे ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री मिलती है। तो जो टाइप का पेशेंट है, समझो अभी इनफर्टिलिटी पेशेंट आता है तो उसकी टीबी की हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी हो जाता है। ज्वर की हिस्ट्री है क्या, उसमें बहुत जरूरी हो जाता है। कोई मिस कैरेज की हिस्ट्री है क्या, वो लेना जरूरी हो जाता है। क्योंकि जो प्रेजेंट व्याधि है उसका जो संप्राप्ति घटित होता है सर, वो उसके लिए बहुत ही जरूरी होता है कि उसकी पास्ट वाली व्याधि क्या हुई है। मतलब कि ये अगर हमको हम उसकी जब हेतु पूछते हैं और हिस्ट्री में जाते हैं, पास्ट हिस्ट्री में, तो हमको बहुत सारी चीजें पता चलती है सर। दुष्ट समूर्छना लगाने में, संप्राप्ति समझने में। और उसकी डाइट वगैरह भी हम जब पूछते हैं ना, तो वो जब कफवर्धक आहार खा रहा है तो हमको दिखता है सर कि कफ के लक्षण दिखेंगे। पित्त वाला आहार खा रहा है तो पित्त के लक्षण दिखेंगे, वात वाला है तो वात के लक्षण दिखेंगे।
जैसे वेगों का धारण हो रहा है तो वहां पे हमें कहीं ना कहीं अपान वायु की दृष्टि दिखती ही है सर। जैसे वो कोई पेशेंट आता है कि मुझे सोरियासिस की कंप्लेंट है, ऐसे लेके आता है, तो उसमें हमको तीनों दोषों के ये दिखते हैं सर कि वो बहुत मतलब कि दोपहर में सोना है, उसका दही खाना है, ये हिस्ट्री में मिलता है, बहुत ज्यादा स्वीट्स खाना है, पनीर की हिस्ट्री मिल जाती है। तो ये हमको मतलब कि एक तो प्रधान दोष कौन सा है उसमें, बाकी दोष है, तीनों भी दोष का इन्वॉल्वमेंट में है सोरियासिस में, पर हमें प्रधान दोष मिल जाता है तो हमें वहां पे विरेचन करना है या वमन करना है वो हमें पता चल जाता है कि हमें क्या करना है इसके लिए। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है हिस्ट्री लेना, और ये तो आपने बहुत अच्छे से हम लोगों को सिखाया। अभी 1 साल से तुम बहुत अच्छे से फॉलो कर रही हो ये सब चीजें, और मुझे जैसे मैं पहले प्रैक्टिस करती थी और अभी के प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है सर, क्योंकि मुझे अभी समझता है कि मैं क्या दोष पे क्या ट्रीटमेंट देना है, मुझे कैसे करना है, ये बहुत जरूरी हो जाता है। और आप जैसे एक एक चीज को खोल के बोलते हो ना कि अभी ये देखो आप कि स्वर भेद है, तो स्वर भेद में भी मुझे समझो अभी देखना है वातज पित्तज कफज टाइप का है, तो मुझे अभी समझ रहा है सर कि मुझे कैसे उसको ढूंढना है और मैं कहाँ पे डायग्नोसिस करूँ। ये तो बहुत मतलब केस टेकिंग तो बहुत ही जरूरी है, और हर एक चीज केस टेकिंग की बहुत जरूरी हो जाती है सर। जी सर, थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। सर व्यवसाय का बहुत ज्यादा प्रणाम सर, हाँ, प्रणाम सभी प्रणाम। लोगों को। हाँ, बताइए। ऑक्यूपेशन का सर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अब कई बार ना पेशेंट बीमारियां दबा छुपाता भी है और बताता भी नहीं है, फिर हमें आइडिया भी लगाना पड़ता है। जैसे ट्रक ड्राइवर वगैरह होते हैं, ये अल्कोहल का ज्यादा यूज करते हैं और इसमें रात्रि जागरण इनका होता है, और गलत वलत जगह ये सेक्स असॉल्ट इनका रहता ही है, अभी उसमें HIV या फिर अल्कोहल ट्यूबरकुलोसिस वाले, इनमें ज्यादा सिम्टम देखने को मिलते हैं। और जो सर IT वाले तो आपने बता दिया, उनमें ग्रहणी दोषी IT वालों का कई बार छुपाते भी है, मैंने ये ऐसा नहीं किया, कई लोग बताते नहीं है, और फिर उसमें हमें अपना पूरा आइडिया लग जाता है। IT सेक्टर वालों को ग्रहणी दोषी मनोवैद स्रोत ज्यादा बिगड़ा हुआ होता है। जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं वो उनका फूड हैबिट ऐसा ही होता है, नॉन वेज वगैरह ज्यादा खाते हैं, तो ये उल्टा सीधा हम आइडिया लगा सकते हैं भी ये इंसान ऐसा होगा। कई बार बीमारी छुपाते भी है लोग। इसका ऑक्यूपेशन का बहुत ज्यादा इसमें मेन रोल रहता है। और हिस्ट्री टेकिंग में जैसे सर प्रेजेंटिंग कंप्लेंट होती है, प्रेजेंट कंप्लेंट में अब क्या क्या प्रॉब्लम है उसको, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी हम देखते हैं अभी पीछे तो क्या क्या इन्वेस्टिगेशन उसने कराया है, कोई ट्रीटमेंट है पीछे लिया है, उसका रेफरल वगैरह कुछ ऐसा रहा है, जो पूरा का पूरा हमें खंगालना होता है। उसमें बहुत सारा आइडिया होता है कितने दिनों से पेशेंट बीमारी क्रोनिक है या एक्यूट है। कई बार पेशेंट बता नहीं पाता ना सर, कई लोग बैठ जाते हैं चुपचाप, जब हम पूछेंगे तभी बताएगा, कहीं छुपाते हैं। तो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री भी उससे पूछते हैं, कोई पुरानी बीमारी थी रही है, कोई सर्जरी हुई है, कोई कॉम्प्लिकेशन हुई है, कोई ट्रॉमा ऐसे। जैसे कई बार हमारे पास सीजर के साथ पेशेंट आ जाता है, हेड के साथ पेशेंट आ जाता है, या न्यूरोजेनिक प्रॉब्लम के साथ आ जाता है। वो पहले एक बार ट्रॉमा हुआ और वो बहुत सारे लंबे टाइम के बाद उसका इस इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे सीजर ही आ गया और हिस्ट्री मिलती है उसकी 15 साल पहले ट्रॉमा की, तो वो बहुत सारा हमें दिमाग में रखना पड़ता है सर। कई बार सीजर भी नहीं आता है, हेडेक की प्रॉब्लम करता, तो हमें पूछना चाहिए पीछे ट्रॉमा हुआ था कि नहीं हुआ था। मेडिसिन हिस्ट्री भी पूछनी चाहिए सर, कभी कोई एलर्जी वगैरह किसी चीज से ऐसा रहा हो। फैमिली हिस्ट्री में भी उसका पूछ लेना चाहिए, फैमिली में कोई ऐसी कोरिलेट कर वो हेरिडिटरी प्रॉब्लम को रिलेट करना चाहिए, पेरेंट्स का स्पेशल पूछना चाहिए। और उसका जो सोशल हिस्ट्री का भी बिल्कुल उसका करना चाहिए हमें, क्या सोशल किस समाज में रहता है, वो कैसी उसकी कंपनी है, स्मोकिंग वाले हैं, अल्कोहल वगैरह है, या कोई ड्रग एडिक्ट है। ड्रग एडिक्ट जो पेशेंट आएगा बताएगा नहीं मैंने क्या खाया, उसकी कंपनी से पता लग जाता है वो किस उसमें रहता है, वहां पे ऐसा एरिया से भी पता लग जाता है इस एरिया में ड्रग का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है या वहां पे ड्रग का ऐसा हो सकता है। पीछे से मेरे पास एक पेशेंट आया था, उसको जैसे सीजोफ्रेनिया वाले सिम्टम थे, और वो कहता है मैंने कुछ खाया नहीं। मेरे को ऐसे ही लग रहा था जैसे उसने भांग वगैरह कुछ ऐसा किसी ने खिला दिया हो या नशा वगैरह कुछ खिला दिया हो। तो लोग उसके कहते इसके भूत भूत वगैरह ये वगैरह। मैंने उसका सारा चेक करके मैंने कहा इसको, मैंने फिर अपने हिसाब से करा, मेरे को यही लगा उसने कुछ ऐसा ही एडिक्शन का कोई प्रोडक्ट लिया है। और वो किसी जगह गया था,
वहां पे उसको कुछ खिलाया, वो 10 दिन के बाद रूल आउट हो गया और वो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया। ऐसे हमें ना पूरा गहनता से जांच करे तो ज्यादा पता लगता है। और ये पुरानी बीमारी जैसे कोई सिस्टमेटिक जो डिजीज रहती है, कोई कार्डियोवास्कुलर से डिजीज है, कोई रेस्पिरेटरी, जीआईटी की कभी कोई प्रॉब्लम हुई है नर्वस सिस्टम वगैरह से, इससे ये सारा रूल आउट हमें करना चाहिए। और इसमें सर उसका भी रोल रहता है, कई लोगों को जैसे चक्कर आते हैं, अब गर्मी में चक्कर आने लग जाते हैं, सर्दी आने पे ठीक हो, तो ऋतु का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। कोई कौन सा हमें कौन से ऋतु में ये आपकी बीमारी एग्रेवेट करती है, कौन से में नहीं करती, ये इसका बहुत ज्यादा मतलब प्रॉपर तरीके से अगर आप हिस्ट्री लेंगे, और मैं तो कहता हूँ हिस्ट्री के साथ साथ आपको पेशेंट को ना थोरोली चेक भी करना चाहिए। कई बार पेशेंट को पूछते हैं आपको गला उसका कंजेस्टेड है, वो कहेगा मेरे को कुछ गले में है ही नहीं। चेस्ट उसका देखते हैं, सर चेस्ट में वीजिंग साउंड आती है, उसको पता ही नहीं होता। हमें वहां पे फिर अपना दिमाग लगाना चाहिए। आपने कई लोगों को कार्डियक प्रॉब्लम होती है, जैसे हार्ट की धड़कन है, जैसे S1 S2, ये जो हम मरमर कार्डियक मरमर वगैरह लोगों को नहीं पता लगता, तो हमें उसको पल्स हमें हमेशा चेक करनी चाहिए। कई बार AF का पेशेंट होता है, एट्रियल फिब्रिलेशन का पेशेंट होता है, या कई बार मिस बीट होती है पल्स की, तो उसमें बहुत ज्यादा मतलब हिस्ट्री के साथ साथ थोरोली चेक करना भी, पर एब्डोमेन चेक करके देखना चाहिए सर उसका कहीं लीवर तो नहीं बड़ा, पेशेंट को तो नहीं पता होता मेरा लीवर का साइज बड़ा है या स्प्लीन का साइज बड़ा है, या कोई प्रॉपर बॉडी में कोई गांठ वगैरह कोई ऐसा लग रहा है या ब्लोटिंग लग रहा है। ये सर थोरोली पूरा हिस्ट्री और चेकिंग मतलब पेशेंट को अच्छे से रूल आउट कर लेना चाहिए, ताकि हमारा जो है ना 80-90% हमारा डायग्नोसिस तो इसी से बन जाता है, इन्वेस्टिगेशन का तो पार्ट बाद में ही आता है। जी बहुत अच्छा बताया पवन जी, थैंक यू। कोई और बोलना चाहता है? नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। पूर्व हाँ सर बताइए आप। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने तो सारे आप लोगों ने बताया वो यूट्यूब, ये सब जरूरी है, सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ये सब करना है। मेरा पॉइंट ये है कि जो हम सिस्टमेटिक मैनर से हमको ये कैसे हिस्ट्री टेकिंग करना है, वो कौन से ऑर्डर में हिस्ट्री को अरेंज करके हमको संप्राप्ति में बनाने के लिए हेल्प करेगा, इसका जो प्लान करने हैं, ये जो सीट इसमें ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। इसीलिए जैसा कि पहले हमको बेसिक डाटा पेशेंट के, वो प्रोफेशन के, वो एज एक्सेट्रा, जितने सारे डाटाज हैं, इसमें हमको मिल रहा है कि एक इम्प्रेशंस आ रहा है क्या क्या हो सकता है इसका केस के रिलेटेड में। इसी तरह जो चिप कंप्लेन है, तो अभी पेशेंट क्यों आया है मेरे पास, ये मुझे जानना भी जरूरी है, क्योंकि उसका इमीडिएट रिलीफ भी चाहिए। इसीलिए उसको भी नोट डाउन करना प्रॉपरली, और जैसे कि मिस ना हो जाए उसका कोई भी पॉइंट्स, ये इसका इम्पोर्टेंस ये रहता है। फिर बाद में जो है हिस्ट्री, मतलब चिप कंप्लेन विद ड्यूरेशन, ये हो गया। फिर हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, इससे इसी जो तकलीफ के लिए आया है, इसका डिटेल्स, मतलब कैसे शुरू हुआ और अब अभी तक क्या हुआ। फिर पास्ट हिस्ट्री ऑफ इलनेस, पहले कुछ कोई भी इलनेस का जो हिस्ट्री, जैसे डिटेल बताया, मलेरिया, टाइफाइड, कंजक्टिवाइटिस, निमोनिया वगैरह, जितना डिटेल्स यहाँ दिया गया है, ये ब्यूटीफुली सब सिस्टमेटिक मैनर में दिया है। तो मेरा कहना कि ये मतलब ये है कि ये सब सिस्टमेटिक हमको कलेक्ट करना है, बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए पेशेंट को। जब भी हम हिस्ट्री टेकिंग करें, डायरेक्शन नहीं बदलाना चाहिए, तो इरिलेवेंट क्वेश्चंस नहीं करना चाहिए, जो कंसाइज करके हमको डिटेल हिस्ट्री में देके और फिर संप्राप्ति बनाने के इजी हो जाता है। थैंक यू जी। और किसी को कुछ बोलना है? नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। सर सबसे इम्पोर्टेंट आप जो सिखा रहे हैं अभी, स्वतंत्र व्याधि वृत्त और परतंत्र व्याधि, तो इसमें मुझे ऐसे लगता है कि चीफ कंप्लेंट्स जितने इम्पोर्टेंट है लक्षणात्मक चिकित्सा देने के लिए, लक्षण उपचार करने के लिए, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है संप्राप्ति भंग करने के लिए वर्तमान व्याधि वृत्त और पूर्व वृत्त, क्योंकि उसी से हमें पता चलता है जैसे, और वो आप जितना सिखा रहे हैं उसमें और करेक्शन होते जा रहे हैं। तो मतलब इतनी इजीली हम संप्राप्ति, क्योंकि कभी काफी बार क्या रहता है, सिर्फ महीना याप्यत्व ही रहता है, साध्यत्व नहीं आता है।
जैसे आप ये सारा जो आपने कॉलम लिखा है उसके हिसाब से टाइफाइड की हिस्ट्री मिलती है, और आप जब तक गृहिणी की चिकित्सा नहीं करते हो तब तक वो पेशेंट को सिर्फ लक्षण उपशम ही मिलता है, उसका संप्राप्ति भंग नहीं होता है। खास करके डायबिटिक की हिस्ट्री है या फिर जो गायनेक की हिस्ट्री लेते हैं, तो उस इसमें उसका कभी तो भी 10 साल 15 साल पहले यूट्रस निकाला होता है और उस वक्त में उसने ट्रीटमेंट लिया होता है, तब से उसका गृहिणी दुष्टि चालू रहता है, वात प्रकोप चालू रहता है। तो क्षयात्मक संप्राप्ति है या ये सब चीज जानने के लिए ये 2 कॉलम इम्पोर्टेंटली विद ईच एंड एवरी स्मॉल थिंग अगर आप सिक्वेंशली करते हो तो आपको पता चलता है कि कैसे ज्वर से रक्तपित्त हुआ है कि रक्तपित्त से वात प्रकोप हुआ है कि वात प्रकोप से आगे क्या है। तो बहुत हेल्प करता है सर ये ट्रीटमेंट के लिए। जी, बहुत बढ़िया बताया आपने। हाँ रवि सर, आप कुछ बताएंगे? जी सर, प्रणाम। हाँ सर प्रणाम। मैं जो अपनी ओपीडी में फेस करता हूँ सर, मैं वो बता रहा हूँ एक्सपीरियंस आपको कि आज हाँ। का पेशेंट जो है सर हिस्ट्री बहुत कम बताना चाहता है। हाँ। वो आएगा, ये कहेगा डॉक्टर साहब मुझे जो है 20 साल से गैस बन रही है बहुत, और ये सब देखिए सर मैंने जांच कराई है, ये देख ली सर, और बताइए क्या इलाज है सर, ऐसे मरीज बताता है। फिर हमको जो है हिस्ट्री कुरेद कुरेद के पूछनी पड़ती, तब वो जाके बताता है। और वैसे जब आता है अपने आप हिस्ट्री देना नहीं चाहता है, वो चाहता है कम से कम सवाल हो सर से। जी, ये मैं सर हाँ, फेस बहुत करता सारी बातें छुपाना चाहते हैं लोग। जी जी, नहीं बोलने कम चाहता है, वो चाहता है कि डॉक्टर साहब जो है जो 1-2 बातें बता दी हमने उतना ही है, बाकी डॉक्टर साहब के पास जो जांच हम लेके आए हैं उन्हीं से डॉक्टर साहब इलाज शुरू कर दें। जी ये सर, तो हम लोग जो पूरा डिटेल निकालते हैं, तुम्हारी दिनचर्या क्या है, सुबह से क्या करते हो, सुबह पानी पीते हो कि क्या करते हो, कोई तब बताते हैं कि हाँ सुबह जो हम खाली पेट पानी पीते हैं, तो कोई गर्म पानी पीता है, कोई नींबू पानी पीता है, तो कोई शहद पानी पीता है सर। तब हिस्ट्री बताते हैं धीरे धीरे। फिर जब पूछते हैं बैक में क्या क्या परेशानी हुई थी, तब वो जाके सर धीरे धीरे बताते हैं। अपने आप शुरू में कुछ भी नहीं बताते सर, वो केवल यही कहते हैं कि मुझे गैस 30 साल से बनती है। जी सर आजकल तो एक ट्रेंड भी है, मरीज आएगा पता क्या कहेगा, आते ही बोल देगा मेरे को टाइफाइड है, मेरे को थायराइड है, हिस्ट्री बुलवाते ही पहले हाँ, या रिपोर्ट रख देगा आगे, ये रिपोर्ट करवाई मैंने इसमें, या मैं तो ये बताता हूँ ये रिपोर्ट साइड में रखो, पहले ये बताओ तुम्हारे को कंप्लीट क्या। वो मेन बात हमारा टेस्ट करता है कि हमें समझ आ रहा है कि नहीं। हाँ, मैं कोई भी पेशेंट आता है ना सर, मोस्टली मैं तो ऐसी प्रॉब्लम फेस करता हूँ, या तो बताएगा मेरे को टाइफाइड है, या मेरे को कहेगा मेरे को गठिया हो गया, या ये नहीं बताया, ये मेरे को कहेगा मेरे को ब्लड प्रेशर बढ़ रहा। भाई तो ब्लड ये इसको बाद में रखो और इन्वेस्टिगेशन सामने रख दे। मैंने कहा इन्वेस्टिगेशन को भी साइड में रखो, पहले अपनी हिस्ट्री बताओ, अभी क्या तकलीफ है तेरे को, और फिर पूरा पूरा एलेबोरेट करे तो तब पता लगता है सारा, अभी क्या तकलीफ है, ये कैसे शुरू हुई, कब से शुरू हुई, उसका दिनचर्या क्या है, क्या खाता है, क्या पीता है, कितने बजे सोता है, वो खुद ही जल्दी जल्दी अभी टाइम शॉर्ट करने के लिए सर कई बार पेशेंट ना बड़ा टाइम लगाता है। मैं तो ऐसे करता हूँ बस सुबह सुबह जो जो पूछना होता है, सुबह नाश्ता है कितने बजे करता है, खा नाश्ते में ये चीजें तो नहीं खाता, जो जो उसके हेतु की मोस्टली जो प्रेजेंट कंप्लेंट के हिसाब से बनती है। और मतलब मरीज को जल्दी निपटाने वाली बात कर रहा हूँ मैं सर। मरीज को अगर हिस्ट्री पूछे तो एक घंटा लगा देता, वो धीरे धीरे बोलता रहेगा। 10-12 चीजें जो आपकी पेट चीजें है, सुबह कितने बजे उठता है, कौन सा पानी पीता है, कितना पानी पीता है, फ्रेश होता है कि नहीं होता, ब्रेकफास्ट कितने बजे करता है, ब्रेकफास्ट में क्या क्या खाता है, मोस्टली दोपहर को ये चीज तो नहीं खाता, रात को कि इतने बजे तो नहीं सोता। ये मतलब प्रॉपरली जल्दी निपटाने वाली बातें मतलब मैं अपने चिकित्सक को बताता हूँ। अगर जल्दी किसी को पेशेंट निपटाना, मैं ऐसे जल्दी पेशेंट देखता हूँ। मैं एक ओपीडी करता हूँ, उसमें 1 घंटे के अंदर मैं 17-18 मरीज देख लेता हूँ, और जल्दी ये इसी तरीके से देखता हूँ मैं। मरीज को रिपोर्टों में ना उलझे, पहले उसको रिपोर्ट साइड में रखो, उसको प्रेजेंट कंप्लेंट, और उसको ये ना उसको बताओ मेरे को बीमारी ढूंढना मेरा काम है, आप अपनी तकलीफ बताओ, बस क्या है क्या नहीं वो मेरा काम है, ब्लड प्रेशर है क्या नहीं है। कई लोगों को कुछ बीमारियां होती भी नहीं, ऐसे ही धक्के से किसी और डॉक्टर ने कह दिया आपको ये तकलीफ है, और वो सीधा ही हमें आके पहुंच देता मेरे को ये एक तो अभी फोन आया था डॉक्टर नवीन जोशी सर को और मेरे को, वो मुझे बोला था कि मेरे को किसी ने बोला कि तुम्हें प्रमेय हो गया, इसका इलाज बताओ। मैंने कहा क्या सिम्टम क्या है, तो बोलते नहीं प्रमेय का इलाज बताइए, कोई दवाई बताइए। नवीन जोशी सर को परेशान कर रहा था। सर पूरा में एक और ट्रेंड है सर, जो लोग बोलते हैं मुझे नॉर्मल डायबिटीज है, मुझे नॉर्मल बीपी है, नॉर्मल डायबिटीज है, खुद ही बोलते हैं। और ये क्या होता है पूछने के बाद में, नहीं मेरे सारे रिपोर्ट अच्छे हैं और मुझे नॉर्मल डायबिटीज है। मतलब सामने वाले का कुछ क्वेश्चन का जवाब नहीं, बस मुझे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, आप सर दर्द की गोली दो। ऐसे भी लोग आते हैं सर। कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं कि हमें बुखार ना है इसलिए पैरासिटामोल चाहिए। ऐसे आप कुछ आयुर्वेद में कुछ दीजिए कि हमें बुखार ना है।
हाँ सर, हाँ, उसमें एक बात का ध्यान भी रखना चाहिए सर, मरीज की मेंटलिटी भी ध्यान में रखनी चाहिए, पेशेंट कैसा है। कई बार हम ज्यादा क्वेश्चन करते हैं ना, वो मतलब कंफ्यूज टाइप हो जाता है, फिर उसका दिमाग ये होता है यहाँ से मेडिसिन लूं या ना लूं। उसमें मरीज को वैसे भी जज करना जरूरी होता है, मरीज की डिमांड क्या चाह रहा है वो। जैसे मैंने एक दिन एग्जांपल दिया था, मेरे पास एक पेशेंट आया, मैंने उसको देखा, हिस्ट्री पूछा, तो मैंने क्या घबराहट रहती है, बेचैनी रहती है, पल्स देख के मैंने उसको बोल दिया, मनोवैस लग ही रहा था, फेस से लुकिंग एंग्जियस लुक थी। मैंने कहा भी इसका मनोवैस रोतस पे दिक्कत है। तो मैंने उसको कहा घबराहट, बेचैनी, मन परेशान, अकेला बैठने का मन, नींद ना आना, गुस्सा ज्यादा ना। कहते हाँ ये सारे फीचर है। तो एक बार तो उसको ट्रस्ट हो गया, भाई ये मेरी बीमारी डॉक्टर को समझ में आ गई। मैंने फिर बोला आपको ये ऐसा हो सकता है, भाई ये कोई बुखार की हिस्ट्री वगैरह रही होगी, ये रही होगा, मेरे को लगता है। मैंने कहा जैसे मोती झारा बोलते हैं ना, एंटेरिक फीवर, मैंने कहा आपको ये हो सकता है। तो कहते ठीक है, मोती झारा ही है ये, काफी लंबे से समय से बुखार है, इसका तो झाड़ा लगवाने से ठीक होगा। मैंने कहा वही तो, झाड़ा तो मैं भी लगाता हूँ। मैंने उसको फिर वो झाड़ा भी लगाया और उसको फिर मेडिसिन भी दिया। अगर मैं उसको कह देता ना झाड़ा कहीं और से लगवा ले, तो वो दवाई भी नहीं लेके जानी थी और वो ठीक भी हो गया अब। और कल दोबारा फिर आया मेरे पास, तो मैंने दवाई दे दी, कहता झाड़ा तो लगा दो, उससे काफी आराम हुआ था। बताओ मैंने कौन सा झाड़ा सीखा है। तो मेंटलिटी पढ़ना बहुत जरूरी है इंसान की। सही। और केस टेकिंग एक ही बार करें ऐसा भी नहीं है, हम थोड़ा पेशेंट आ जाए फिर दूसरे तीसरे फॉलोअप में भी केस टेकिंग कर सकते हैं। जी सर, कई बार ऐसा होता है कि आप पेशेंट से हिस्ट्री पूछिए कि भाई तुमको कब्जियत रहती है, नहीं कैसा पेट साफ रहता है, तो भूख लगती है, हाँ सब भूख लगती है। तो सर हम जैसे टंग निकलवा के देखते हैं तो टंग कोटेड दिखाई देती है। तो हमने कहा नहीं आपका खाना तो नहीं पचता है। तो मैंने पूछा लैट्रिन में चिकनापन आता है, हाँ सर चिकनापन आता है। तो फिर बड़ी देर में बताता है सर जो है ये परेशानी है। शुरू में कह देगा कि नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा पेट साफ होता है, मुझे भूख अच्छी लगती है। कई बार सर पेशेंट को गैस बनती है, उसको भी कब्जी बोलता है पेशेंट। हाँ, पता नहीं होता, उसको बताना पड़ता कब्जी का मतलब क्या है। कई बार पेशेंट को पूछे आपको कब्जी रहती है, कहेगा नहीं रहती, मोशन आता है ठीक है। कई बार पूछे ना कब्जी रहती है, कहती है हाँ रहती है। मैंने कहा कितनी बार टॉयलेट जाते हैं, कहता है वो तो मैं ठीक चला जाता हूँ। फिर कब्जी क्या हो, मतलब उसको बताना पड़ता है कब्जी का मतलब क्या, कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या है। आधे लोगों को पता भी नहीं लगता। जी सर, वो पेट में एसिडिटी और ब्लोटिंग को भी कब्जी समझते हैं। जी सर, जी सर जो मैं तो सर पेशेंट डिप्रेसिव पेशेंट रहते हैं, देखता हूँ, जो पेशेंट डिप्रेशन में या फिर इरिटेबल रहते हैं, वो कभी खुद जवाब नहीं देते, उनके पेरेंट्स नहीं तो उनके साथ में जो आते हैं वो लोग जवाब देते। तो उस वक्त में बहुत हाँ उसको एक इसमें नहीं खत्म करके उससे रिलेशन बढ़ा के फिर ही हिस्ट्री लेनी पड़ती है, लेकिन वो खुद अपने इससे बात नहीं करते तो निकलवाना पड़ता है। इसमें एक बात भी ध्यान रखना चाहिए, इसमें पेशेंट से ही ज्यादा पूछना चाहिए। कई बार पेशेंट के साथ आते हैं, मान लो कोई लड़की है, उसकी मदर आ जाएगी, वो बताएगी इसको ये तकलीफ है। हमेशा पेशेंट से ही पूछना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है इसको ये है वो है, तो पेशेंट से ही डायरेक्ट पूछे तो ज्यादा हमें ज्यादा क्लियर कट पता लगता है। मैं बोल देता हूँ आप अपने क्या वो जिसको तकलीफ है वही बताए, आप साइड में बैठो। अगर पेशेंट का कोई मेंटल लेवल कोई दिक्कत है, फिर आप उसके जो अटेंडेंट है उससे आप हेल्प ले सकते हो। बाकी डायरेक्ट मरीज से ही पूछना चाहिए। हमारे तो कई बार लड़कियां आती है तो वो बात करना नहीं चाहती है, अपनी मदर को लेके आती है, उनकी मदर ही प्रॉब्लम एक्सप्लेन करती है और वो मिसगाइड होता है डायग्नोसिस बनाते वक्त, वो सही बन नहीं पाता। अगर पर सर कई बार ऐसा होता है कि अपत्य के लिए पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट आता है वही बताता है, पेशेंट मना कर देता है, लेकिन पेशेंट के साथ वाला जरूर बताता है नहीं ये खाते हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, वो बताते हैं सर। जी ये बात सही है जी, पेशेंट झूठ भी बोलता है। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। अब हम पूर्ववृत्त, पहले उसको क्या बीमारी हुई और उसका क्या रिलेशन है, ये आयुर्वेद के हिसाब से मैं बताऊंगा जो आप लोगों को बहुत ज्यादा काम आएगा। अभी देखिए हमारे पास पूर्ववृत्त उम्र के क्रम के अनुसार पहले क्या व्याधि हुई है, चिकित्सा क्या लिया है और शस्त्र कर्म क्या हुआ है, उसको जानना बहुत जरूरी है। अब जैसे कि इसमें केस पेपर में लिखा है कि पहले मलेरिया हुआ है क्या, टाइफाइड हुआ है क्या, पिलिया मतलब जॉन्डिस, वर्म्स हैं, अतिसार, कंजक्टिवाइटिस, विसर्प, निमोनिया, फ्रैक्चर हुआ है क्या, स्किन डिसऑर्डर, हृदय रोग, अश्मरी, शीत पित्त, फिर गर्भाशय के विकार पहले हुआ है क्या, जैसे कि इनफर्टिलिटी के केसेस में आते हैं कि मल्टीपल फाइब्रॉइड्स थे और मायोमेक्टोमी किया, तो वो हमें जानना चाहिए। डीएनसी किया,
फिर अपेंडिक्स ये गिलाई हुए तो टॉन्सिलाइटिस का ऑपरेशन किया या अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन किया, मिजल्स हुआ, मम्स हुआ, चिकन पॉक्स हुआ, स्मॉल पॉक्स हुआ। इसका आयुर्वेद की संप्राप्ति में क्या महत्व रहता है, ये मैं एक एक चीज बताऊंगा। जैसे कि सबसे पहले है मलेरिया। तो मलेरिया का मतलब है कि शीत पूर्वक ज्वर उसको पहले हो चुका है, ठंडी बज के बुखार आ चुका है बचपन में, फिर उसी तरह से बचपन में या पहले, और इसके वजह से प्लीहा वृद्धि होती है कभी भी, और यह कफज पांडु पहले हुआ होगा, इसको मलेरिया से कफज पांडु ऐसा हुआ है। और इसी की वजह से सरक्त मेद जो रहते हैं, छोटी अस्थियों में होने वाले वात विकार, ये मलेरिया के वजह से होते हैं। या कीटक जन्य विषजन्य ज्वर के उपद्रव के रूप में अभिव्याधि मैनिफेस्टेशन में आई है कि नहीं, तो क्योंकि मलेरिया होने के लिए मच्छर काटना, तो कीटक विषजन्य ज्वर के उपद्रव में ये व्याधि हुई है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। मलेरिया का बुखार उतर गया लेकिन विष तो रहा है बॉडी में, इसलिए हमें मलेरिया का ये जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है कामला और टाइफाइड, मतलब उसको जॉन्डिस और टाइफाइड हुआ है कि नहीं। तो अगर टाइफाइड हुआ है पहले, या जॉन्डिस हुआ है, या हेपेटाइटिस ए बी सी कुछ भी हुआ है, तो इसके वजह से ग्रहणीगत विकृति हुई है। उसी तरह से द्वितीय अवस्था पाक जो है वह उसका खराब रहा है इतने दिन में, इतने साल में। उसी तरह से यकृत के उसके विकार हुए हैं, पेंक्रियास के विकार हैं, उसकी गॉल ब्लैडर के विकार हैं, या फिर उसको घटी यंत्र ग्रहणी के विकार हैं, या उसको पुरुषत्व संबंधी विकार हैं, मतलब इनफर्टिलिटी या मतलब सेक्सुअल प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि इसका इफेक्ट होता है। फिर कार्शता रहती है बॉडी में, किसी को मतलब जॉन्डिस हुआ रहता है ना, तो जॉन्डिस होने के बाद वो हमेशा वीक रहता है डाइजेशन की वजह से, और उसका वेट गेन नहीं हो रहा होता है, या फिर उसके बाल झड़ते हैं, या फिर वो काला पड़ जाता है, और उसका इफेक्ट आंखों पे भी पड़ता है कि पहले जॉन्डिस हो गया या पित्त धरकला से मज्जा धरकला, तो उसको चश्मा लग गया, ऐसा भी कंडीशन आता है टाइफाइड और जॉन्डिस की वजह से। तो और कुछ लोग टाइफाइड कैरियर रहते हैं पेशेंट, मतलब उनको बार बार टाइफाइड होता है, बार बार विडाल टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो हमें यह जानना बहुत जरूरी है। और पेशेंट बोलेंगे ना कि आप ये क्या पूछ रहे हैं, तो अभी हम उनको वर्तमान व्याधि विरुद्ध का जो है सिम्टम दे दें, हमें स्टेप बाय स्टेप भी केस टेकिंग किया तो भी चलता है। पेशेंट को इरिटेट नहीं होना चाहिए कि सारा डिटेल में बता रहे हैं और भाग जाए, लेकिन ये जानना संप्राप्ति को समझने के लिए जरूरी है। इसी तरह से पेट में आव पड़ा है क्या, उसको जानना बहुत जरूरी है। आव पड़ा है तो उसको प्रवाहिका के सिम्टम है क्या, ग्रहणी के, या कामला, टाइफाइड, ऐसे कोई बीमारी से रिलेटेड तो नहीं है। फिर उसको खालित्य पालित्य, आव पड़ा है तो बाल झड़ना, ये जरूर होता है। उसी तरह से अस्थि की जीर्णता जल्दी हो जाती है, बोन्स में ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह जल्दी हो जाता है, उसको मन्याग्रह होता है, मतलब यहाँ गले में अकड़न बहुत ज्यादा जल्दी होती है, मन्यास्तंभ होता है, हृदय विकार होते हैं, मानस विकार होते हैं अगर आंव पड़ा है तो, ये कंडीशन रहा तो। इसी तरह से स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स अगर हुआ है तो उसका विष का परिणाम रहता है, उसका इफेक्ट ग्रहणी पे और यकृत पे और रक्त पे पड़ता है, रक्त वाहिनियां इससे खराब हो जाती है अगर स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स हुआ है तो। उसी तरह से लेटर स्टेज में विसर्प और हृदय के विकार हो सकते हैं, मतलब हर्पीस या हार्ट के डिजीज हो सकते हैं जिसको स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स होता है। उसी तरह से गंदा पानी पीने में आता है तो यकृत पे इफेक्ट होगा और हेपेटाइटिस हो सकता है। उसी तरह से हम फिर ये चिकित्सा में कैसे अप्लाई करते हैं, तो जिसको स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स हो गया है और उसका यकृत खराब है, तो हमें परिपाठाधिक्वात जैसे द्रव्य देके जो स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स का जो विष है उसको नष्ट कर सकते हैं हम परिपाठाधिक्वात से। या फिर पिटिका युक्त ज्वर है तो इसका मतलब बहुत सारे दाने दाने आके जो बुखार आता है उसका इफेक्ट मज्जा तंतुओं पे पड़ता है, ब्रेन पे पड़ता है, तो बहुत सारे मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट आते हैं, उनका पहले बचपन में ये कुछ हुआ रहता है, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स। अब आप लोग बताइए, कुछ अपना अनुभव बताइए, आगे मैं और बताता हूँ। सर जैसे कि निमोनिया का जो पेशेंट रहता है ना, जिसको बचपन में निमोनिया हुआ हो, उसको हार्ट की फ्यूचर में हार्ट की प्रॉब्लम और रीनल की प्रॉब्लम हमेशा देखने को मिलेगी। कई बार किडनी का साइज छोटा हो जाएगा और रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, ये बहुत ज्यादा अगर प्रीवियस हिस्ट्री खंगाले तो यंग एज में जैसे 25 ईयर्स की या 20-30 ईयर्स की एज में बच्चों का रीनल हाइपरटेंशन है, किडनी प्रॉब्लम्स की जो संप्राप्ति है, वो मैंने बहुत सारे लोगों में ऐसा भी देखने को मिला जिनमें बचपन में निमोनिया रहा हो, उन लोगों को ये अक्सर देखने को मिलता है।
एलर्जिक ब्रोंकाइटिस और एलर्जिक एस्थमेटिक, ये भी देखने को मिलता है। और वो बच्चे वीक मिलेंगे, उनका जो जिनको निमोनिया हुआ तो वो बड़े होके वीक मिलेगा, उनका ग्रहणी दृष्टि भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। ये जरूर पूछना चाहिए बचपन में कभी निमोनिया या किसी की कोई सिस्टम में जैसे यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कई यंग लड़कियों को होती है, तो उसमें ऐसे ऐसे सिम्टम जरूर देखने को मिलेंगे। बचपन की हिस्ट्री जरूर लेनी चाहिए उसकी एक बार। सर ये जो पूर्व व्याधि वृत्त है या बचपन की हिस्ट्री, सर अभी एक और चीज आपने ऐड करनी चाहिए कि जो पुराने इसमें उसने सिस्टम ऑफ ड्रग्स या टाइप्स ऑफ ड्रग क्या दिया है, क्योंकि उस ड्रग से इंड्यूस्ड एमकेडीज। 1 साल से छोटे बच्चे बेचारे खुद कहाँ हिस्ट्री दे पाएंगे, मत देना, उनके माता पिता तो दे सकते हैं ना। सरोज मिश्रा जी कुछ पूछ रहे हैं, नाड़ी मूत्र मल जीवा स्पर्श हृदय आकृति, हाँ ये बात सही है। हाँ अनुता मैम क्या बोल रही थी आप? सर ये जो आपने हिस्ट्री बताया व्याधि का, तो अभी इतने फैटी इन्फिल्ट्रेशन और हेपाटोमेगाली के पेशेंट ऑन एंड ऑफ मतलब इजीली निकल जाते हैं फर्स्ट ग्रेड फैटी इन्फिल्ट्रेशन। तो मुझे ऐसे लगता है कि उनकी ड्रग हिस्ट्री या उन्होंने जैसे बुखार के लिए 15 दिन दवाइयां ली, क्लोरोक्विन लिया या कुछ ऐसे चीजें हिस्ट्री में मिलती है कि बुखार था या नहीं था, पायरोक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन करके भी सबको एकेटी और क्लोरोक्विन का हिस्ट्री मिलता है, मतलब जो भी ड्रग्स का है। और क्योंकि मैं किडनी फेलियर और इनसे डील करती हूँ, तो मैंने जो मेडिकली इंड्यूस्ड एमकेडी जिसे बोलते हैं, उसके लिए आपको ड्रग हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। स्टैटिन्स, जैसे मुझे हॉस्पिटल में मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हुआ था, तो 4 दिन से स्टैटिन का ऑर्डर था, मैंने लिया नहीं तो वो बात अलग है, मैंने रसपाचक रक्तपाचक लिया, लेकिन इमीडिएटली स्टैटिन्स किया गया, जबकि ब्लड प्रेशर मेरा लो बीपी है, 80 और 60 मेरा बीपी था। तो ये सारी चीज, हम डॉक्टर है तो आयुर्वेद का पर्सपेक्टिव ही बहुत अलग है, तो ये बहुत डिटेल में हिस्ट्री जानना जरूरी है। इससे पहले सिर्फ व्याधि का नाम पूछते थे, लेकिन अभी मेडिसिन इंड्यूस्ड स्थान संशय या मेडिसिन इंड्यूस्ड व्याधि की पूर्व रूप अवस्था ऐसे भी जनरेट होती है, क्योंकि यूजुअली संकर लेके आता है पेशेंट आपके पास में। जी सर प्रणाम। हाँ प्रणाम, बताइए। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि पेशेंट जब हमारे पास चैम्बर के अंदर इंटर करता है, हिस्ट्री हमारी उसी समय से स्टार्ट हो जाती है कि पेशेंट का इंस्पेक्शन में कि कैसा देखने में लग रहा है, कि अगर जो बहुत ज़्यादा मोटा लग रहा है तो उसके हिसाब से थोड़ा सा ओबीज है ऐसा निकालेंगे, या उसका गेट कैसा है, वो चल के हमारे पास आ रहा है तो किस पैटर्न में। पैरालिसिस के पेशेंट जो होते हैं उनका अलग गेट होता है, और जो हमारे पार्किंसन के पेशेंट होते हैं उनका एक अलग गेट होता है। ऐसे चलेंगे जैसे लग रहा है कि आपके पास दौड़ के आने वाले हैं, लेकिन उनका एक कदम ही आगे बढ़ेगा। तो हिस्ट्री में वहां से शुरू हो जाता है। फिर कुछ स्पेसिफिक डिसीजेज ऐसी होती हैं जो कि एक डिफिनिटिव एज में ही होती हैं और डिफिनिटिव एज ग्रुप में ही होती हैं। जैसे कुछ बीमारियां जो बच्चों तक ही लिमिटेड रहती हैं, कुछ बीमारियां जो होती हैं वो पुरुषों की ही रहती हैं, कुछ बीमारियां होती हैं वो महिलाओं की ही रहती हैं। ऐसे ही अभी आपने एक पॉइंट दिया कि जैसे टाइफाइड का था, तो टाइफाइड में एक बार जिंदगी में कभी भी टाइफाइड हो गया वो तो जिंदगी भर उसको पॉजिटिव आता रहेगा। पेशेंट आया, उसने जांच कराई कि हमारा आईजीजी लेवल बढ़ा हुआ है, तो डॉक्टर साहब भी अगर जो ज्ञानी नहीं है, डॉक्टर साहब को भी कुछ नहीं आता है, तो डॉक्टर साहब ने उठा के टाइफाइड की दवाई लिख दी। तो वहां पे हमने पेशेंट की नहीं सुननी होती है, उसमें उसकी कंफर्म डायग्नोसिस की तरफ जाना पड़ता है। फिर ड्रग हिस्ट्री में हमको देखना पड़ता है, कई सारी बीमारियां जो होती हैं वो किसी ना किसी स्पेसिफिक ड्रग से इंड्यूस्ड रहती हैं। जैसे हमारे पास अगर जो कोई पेशेंट आता है थायराइड का है, तो उसकी ड्रग हिस्ट्री हम ले लें कि ये कुछ एंटीसाइकोटिक तो नहीं ले रहा है, कुछ एरिथमिया सरीखी ड्रग्स अमायोडरोन वगैरह तो नहीं ले रहा है। तो अगर जो वो ले रहा होता है तो उसमें भी टीएसएच लेवल डिस्टर्ब रहता है। फिर प्रोफेशन से रिलेटेड हिस्ट्री रहती है कि कोई स्पेसिफिक पेशेंट है जो सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो उसको सांस की बीमारियां जरूर ही मिलेंगी। जब क्लिनिक में पेशेंट हमारे पास एंटर करता है तो हम उसकी सांस का भी देख लेते हैं कि अगर वो फूलती हुई सांस के साथ आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई समस्या, हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या, या अस्थमैटिक तो नहीं है, लंग से रिलेटेड कोई समस्या तो नहीं है, या कोई ऐसी भी हमारी सारी बीमारियां साइकोसोमैटिक होती हैं जो भी हमारी बॉडी को डिस्टर्ब करेगी वो ब्रेन को भी डिस्टर्ब करेगी। तो चाहे हमारी साइकोलॉजिकल बीमारियां पहले हों
तो उसके बाद हमारी बॉडी रिलेटेड सोमा रिलेटेड बीमारियां बाद में डेवलप होंगी, या पहले सोमा रिलेटेड बीमारियां डेवलप हुई उसके बाद साइकोलॉजिकल बीमारियां भी डेवलप हो सकती हैं, तो वो भी देखना होता है। फिर हमारे आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है मुंह का स्वाद कैसा है। आज ही सुबह एक पेशेंट हमारे पास आई और बोली कि मुझे कुछ खाने का मन नहीं करता और मुझे मुंह कड़वा कड़वा सा लगता रहता है। तो कहीं ना कहीं दिमाग में क्लिक हुआ कि मुंह कड़वा लगना मतलब पित्त, ठीक है, पित्तज व्याधि होगी। तो पित्तज व्याधि से रिलेटेड बाकी सिम्टम्स भी मैंने उसके निकाले तो कंफर्म हो गया कि हाँ इसको पित्तज व्याधि ही है, और उससे रिलेटेड दवाइयां भी उसकी चला दी। फिर हम धातु दोष से समूर्छना भी निकालते हैं कि कौन से ऑर्गन को इन्वॉल्व कर रही है, उस ऑर्गन जिस ऑर्गन को इन्वॉल्व कर रही है वो ऑर्गन किस धातु व स्रोतस का मूल स्थान है। तो वहां पे हम जाएंगे कि ये धातु व स्रोतस दूषित है और किस दोष ने दूषित किया है, तो वहां पे दोष समूर्छना बना के उसका विघटन करेंगे। जैसे कई सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनको हाइपरटेंशन रहा होता है, ब्लड प्रेशर रहा होता है, और ब्लड प्रेशर रहा होता है उनको एसिडिटी वगैरह भी बहुत होती है। तो ऐसी स्थिति में हम ये विचार करते हैं कि पित्त की वजह से इसको ब्लड प्रेशर रहा होगा और उसने क्या किया होगा कि ब्लड का वॉल्यूम इतना बढ़ा दिया होगा कि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ने की वजह से अगर जो उसको कभी पैरालिसिस भी हो गया तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ने की वजह से ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज डेवलप हुआ, और ब्रेन हेमरेज होने की वजह से उसका किसी न किसी एक ऑर्गन स्पेसिफिक में पैरालिसिस डेवलप हो गया। तो यहाँ पे हमको ट्रीटमेंट क्या करना होगा, हमने इसकी जड़ पे जाना होगा कि ये पित्त इतना बढ़ा क्यों, पित्त की उष्णता और तीक्ष्णता इतनी बढ़ी क्यों। तो पित्त की उष्णता और तीक्ष्णता जो बढ़ेगी वो पित्त की द्रवता से डायरेक्टली इनवर्सली कोरिलेटेड है कि अगर जो पित्त की द्रवता कम हुई, पाचक पित्त निर्द्रव होता है, तो द्रवता अगर जो पित्त की कम हुई तो पित्त की उष्णता तीक्ष्णता बढ़ेगी। तो हम यहाँ पे जाते हैं कि यहाँ पे अगर हमको पित्त की द्रवता बढ़ा दें तो शायद उसका हम रूट पे ही काम कर लेंगे और उसको ब्लड प्रेशर भी मैनेज कर लेंगे, और ब्लड प्रेशर की वजह से जो हमारा वो स्ट्रोक हुआ था उस पे भी हम पार पा लेंगे। इसके अलावा जो हमारी मॉडर्न साइंस भी कहती है कि मल हिस्ट्री, स्टूल हिस्ट्री भी लेनी आवश्यक रहती है कि आंव वगैरह है कि नहीं, टंग वगैरह देख के कि टंग का जो कोटिंग है वो किस कलर की है। अगर व्हाइट कलर की कोटिंग है, कहीं ना कहीं शरीर में आम है, ब्लैक कलर की वातज में हो सकती है, और यदि नॉर्मल है तो सब कुछ ठीक ठाक है। उसके बाद हम इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकसन एंड आस्कल्टेशन, जैसे हमारे नाड़ी मूत्रम मलम जिह्वा शब्दम स्पर्शम जगाकति जो अष्टविधि रोगी परीक्षा है, उससे अगर जो हम इसको रिलेट करें इंस्पेक्शन तो हमने तभी कर लिया जब पेशेंट हमारे चैम्बर में इंटर किया। पैल्पेशन के बाद उसके बाद उसने हिस्ट्री दी तो हम स्पेसिफिक पॉइंट पे पिन पॉइंट कर दिया उसने कि हमको यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो उससे रिलेटेड ऑर्गन्स को हमने देखना शुरू किया। परकसन, उससे रिलेटेड ऑर्गन्स का परकसन करना चाहा, जैसे हमारा लंग के कई सारे साउंड होते हैं जो कि हम सुन सकते हैं, हार्ट के 4 चैम्बर्स के साउंड जिसमें मर्मर्स वगैरह सुनाई दे सकता है, आस्कल्टेटरी साउंड S1 S2 सुनाई दे सकता है। इसके अलावा कुछ डिफरेंट साउंड भी अगर जो दिखाई देते हैं तो वो भी पता चल सकते हैं। परकसन में हमको पता चलता है कि अंदर कोई सॉलिड मॉस है कि हालो मॉस है, तो उसमें रिजोनेंस वगैरह से पता चल जाता है। टाइफाइड का तो हो गया, जिंदगी भर ही रहता है, गेट का भी हो गया। इतना ही सर बोलना चाह रहा था। थैंक यू। थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है क्या, या हम अभी रुक जाएं क्योंकि 1 घंटा का हो गया है। अब नेक्स्ट संडे को हम और इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है सर, नेक्स्ट संडे को करेंगे, मैच हो जाता है फिर सारा। हाँ ठीक है, थैंक यू सभी लोग को, थैंक यू। अब हम शाम को मिलेंगे। प्रणाम सभी लोग को, थैंक यू। थैंक यू सर।